स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 108 टाइटल यह भारी अनुप्रयोग प्रयोग के लिए था। आदर्श के फायर फिस्ट का क्षेत्र 9 हॉल स्पष्ट रूप से हिमांशी की तुलना में छोटा था, फिर भी इसकी शक्ति अधिक थी। उच्च तापमान वाली फायर लपटें बैरियर तक फैल गई। दर्शक स्पष्ट रूप से रोज फ्लेम की गर्मी और ताकत को महसूस कर सकते थे, जो द्वंद्व युद्ध मैदान पर क्रूर बल मैजिशियन से संबंधित थी। फायर फिस्ट फर्स्ट 9 हॉल के बीच में खड़ी हिमांशी ने संकोच नहीं किया। हल्के कवच का एक सूट तुरंत उसके चारों ओर लिपट गया। नरम चिकनी सतह के साथ कवच नीला था। यह डीमन बिस्टों की खाल और हड्डियों से नहीं, बल्कि कुछ प्रकार के पौधों से बना था। शायद वह एक फायर मैजिशियन थी, इसलिए कवच अग्नि प्रतिरोधी प्रतीत नहीं होता था। वास्तव में इसने आदर्श के मैजिक के खिलाफ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की, जिसकी शक्ति रोज फ्लेम द्वारा 2.5 गुना बढ़ा दी गई थी। हिमांशी के पास फायर की लपटों की सीमा से बाहर, सीमा के किनारे पर पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदर्श हिमांशी की लड़ने की क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ थे। अब जब उसने अंततः अपना पलटवार शुरू कर दिया था, तो उसका हिमांशी को सोल इम्पैक्ट को फिर से डालने का मौका देने का कोई इरादा नहीं था। जबकि उसका फायर फिस्ट 9 हॉर्स अभी भी प्रभावी था, जबकि फोकस नेकलेस हार अभी भी प्रभावी था। आदर्श ने एक और स्टार पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। आदर्श के शरीर के चारों ओर पर्पल ब्लैक लाइटनिंग की स्टार्स टिमटिमा रही थी, जो तेजी से एक भयंकर स्टार पैटर्न में मिल गई। इंद्रवज्र यक्ष हमला। लाइटनिंग स्टार पैटर्न अभी भी आदर्श के पैरों के नीचे था, फिर भी पागलपन भरी हिंसक लाइटनिंग की ऊर्जा पहले से ही हिमांशी के ऊपर इकट्ठा हो चुकी थी। एक विशाल तूफानी बादल लड़की के ऊपर तैर रहा था, जिसके भीतर सांपों की तरह लाइटनिंग टिमटिमा रही थी। जैसे ही आदर्श ने अपनी उंगली उठाई, लाइटनिंग की काली किरण हिमांशी पर जमकर गिरी। इंद्रवज्र यक्ष के स्पेस कंपन प्रभाव के तहत पूरी जगह बेतहाशा हिल गई। हिमांशी के कवच और उसके आसपास की जमीन पर और भी अधिक लाइटनिंग गिरी। द्वंद्व क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर गया। हिमांशी के पास मूल रूप से कोई अटैक स्पेल नहीं था। वह केवल अपने कवच और मैजिक इक्विपमेंट से ही विरोध कर सकती थी। हालांकि थर्ड लेवल का इंटरमीडिएट लाइटिंग स्पेल फेरे फिस्ट 9 हॉल से अधिक मजबूत था, खासकर जब हिमांशी क्षति को सहन करने वाली एकमात्र लक्ष्य थी। लाइटनिंग गिरने से उसका कवच लगभग टुकड़ों में बिखर गया। जंगली लाइटनिंग के हमलों ने हिमांशी के परिवेश को लाइटनिंग के क्षेत्र में बदल दिया। खुद को बचाने की कोशिश में निष्क्रिय रहने के बाद हिमांशी का पूरा शरीर सुन्न हो गया। लाइटनिंग के स्टार जोर से कड़कने लगे। मंच का पूरा कोना पहचान से परे नष्ट हो गया। हिमांशी, जो अभी भी अपने ढाल और कवच से सुरक्षित थी, बुरी तरह कांप रही थी। उसका कवच पहले से ही आदर्श के 9 हॉल फेयर फिस्ट के खिलाफ अप्रभावी था, इसलिए लाइटनिंग की मर्मज्ञ क्रूर शक्ति के सामने उसके पास कोई मौका नहीं था। नीले कवच के टुकड़े धीरे धीरे उससे अलग हो गए। हिमांशी ने हल्के भाव के साथ खुद को संभालने की कोशिश की। आदर्श ने आगे कहा, अब आप अपना बचाव नहीं कर सकते। उसके चारों ओर सांपों की आकृति में लाइटनिंग की चमक तैर रही थी। आदर्श के आदेश पर लाइटनिंग के सांप ने हिमांशी पर जमकर वार किया। उसका नष्ट किया गया कवच लाइटनिंग के हमलों के खिलाफ उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। आप पहले अपने फोकस नेकलेस का उपयोग करने में सक्षम होने के बावजूद जलने से पीड़ित होने के लिए तैयार थे। अपने पलटवार को अंजाम देने के मौके का इंतजार कर रहे थे। हिमांशी ने जोर से सांस लेते हुए कहा, दृढ़ निश्चयी लापरवाह। यह आदर्श के प्रति हिमांशी का मूल्यांकन था। लाइटनिंग और फायर दोनों एलिमेंट होने से आदर्श एक हत्या मशीन में बदल गया था। वह अटैक फेरी फिस्ट 9 हॉल्स का
उससे भी अधिक शक्तिशाली लाइटनिंग स्ट्राइक वाइल्ड स्ट्राइक के साथ अनुसरण करने में सक्षम था। लाइटनिंग आग से भी अधिक क्रूर थी। हिमांशी को शायद ही कभी इतने भारी, आक्रामक, फोकस वाले विरोधियों का सामना करना पड़ा हो। उसके कवच को नरम और फुर्तीला बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे उसे स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति मिलती थी, क्योंकि उसके पास कोई अटैक स्पिन नहीं था और उसे स्थिर रहने की आवश्यकता नहीं थी। आमतौर पर महंगा कवच उसके विरोधियों के पूर्ण हमलों की एक लहर को रोकने के लिए पर्याप्त था। फिर भी हल्के कवच के पास एक शुद्ध क्रूर बल वाले मैजिशियन के खिलाफ कोई मौका नहीं था। एक बार जब आदर्श ने अपने हमले किए तो हिमांशी के पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था। इंटरमीडिएट लेवल में दो सबसे अटैक स्पिल। यदि हिमांशी के पास भारी कवच होता तो आदर्श द्वंद हारने वाला होता। इतने सारे अगर मगर नहीं है, यह उसकी जीत थी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस विलन ने पहले ही अपने 2 एलिमेंटों को 3rd लेवल तक पहुंचा दिया है। क्या आश्चर्य है। नतीजा तय हो चुका है था। लड़ाई की शुरुआत में आदर्श बेहद निष्क्रिय थे। या तो उसके स्पिल सोल इंपैक्ट से बाधित हो गए थे या वह हिमांशी की आग से जल गया था। दुर्भाग्य से हिमांशी का 2nd एलिमेंट ब्लेसिंग था। इसका यह भी तात्पर्य था कि उसका अपराध काफी सरल था। आग के प्रति उच्च प्रतिरोध रखने वाले आदर्श को कम समय में हराना काफी मुश्किल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदर्श, जिसने दिखावा किया था कि उसके पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं है, उसने अचानक फोकस मैजिक टूल को एक्टिवेट कर दिया और विनाशकारी वार करने और हिमांशी की रक्षा को चकनाचूर करने के लिए अपनी लाइटनिंग और फायर दोनों स्पिलों का उपयोग किया। हिमांशी ने मान लिया था कि वह पहले ही लड़ाई जीत चुकी है, लेकिन अंत में वह हार गई। आदर्श के पास पलटवार करने का केवल एक मौका था, लेकिन उसे केवल एक मौके की ही जरूरत थी। आदर्श विजेता है। वेगरॉय ने द्वंद्व के नतीजे की घोषणा की, जिससे भीड़ हैरान रह गई। सबसे जोर से जयकार करने वाले सभी नए छात्र थे। किसी भी अन्य नए छात्र ने जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था वह समायरा थी, जिसने हाल ही में 50 रैंक पार की थी। फिर भी जैसी कि विलन आदर्श से अपेक्षा की थी, उसने टॉप 10 में एक एक्सपर्ट को हरा दिया था। सभी ने हिमांशी की ताकत देखी थी। सच तो यह था कि लोग स्वयं को एक्सपर्ट मानते थे। वे भी एक ही भी स्पिल डालने से पहले हार जाते थे। फोकस मैजिक टूल के साथ भी वे इंटरमीडिएट स्तर में 2 सबसे मजबूत हत्या स्पिलों के कॉम्बो का उपयोग करके पलटवार करने में सक्षम नहीं होंगे। सच तो यह है कि आदर्श को जीत हासिल करने के बाद बेहद राहत मिली थी। यदि उसने पिछले महीने अपने लाइटनिंग नेबुला को 3rd लेवल तक नहीं सुधारा होता तो वह निश्चित रूप से टॉप 10 में से किसी के खिलाफ भी द्वंद्व हार जाता। थंडरबोल्ट यक्ष की ताकत थंडरबोल्ट वाइल्ड स्ट्राइक जितनी दुर्जय नहीं थी। मेरी आग के दुष्परिणाम छुपे हुए हैं। इसका प्रयोग करें, इससे खतरा खत्म हो जाएगा। आदर्श के हाथों में हल्का भूरा सीरम फेंकने से पहले हिमांशी ने थोड़ा ठीक होने के लिए थोड़ा आराम किया। उसका रंग उसकी लपटों के रंग के समान था। आदर्श घावों से भरा हुआ था। दूसरी ओर हिमांशी को उसकी थकी हुई नजर के अलावा कोई चोट नहीं लगी। थैंक यू। आदर्श ने सीरम प्राप्त किया और इसे एक बार में पी लिया। हिमांशी ने शून्य भाव से उसकी ओर देखा। आदर्श ने सोचा कि वह उसके सीधेपन से आकर्षित थी, इस बात का उल्लेख नहीं करने के लिए कि उसका संपूर्ण शरीर अभी भी उजागर था। उसने तुरंत एक आकर्षक मुस्कुराहट दिखाई जो उसे लगा कि हजारों लड़कियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगी। हिमांशी चौंक गई, लेकिन उसने एक और सीरम निकाला और शांति से कहा, यह चीज भारी अनुप्रयोग के लिए है। आदर्श के चेहरे पर खिलती मुस्कान अचानक कठोर हो गई। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 109 टाइटल शांत सुंदर आदमी। आउच, दर्द होता है। थोड़ा थोड़ा। अस्पताल से आदर्श की पीड़ा भरी चीखें हॉल में गूंजती रही। आदर्श को अपने कपड़े पहनने की अनुमति देने से पहले
शिक्षक बाई मई ने आदर्श के घावों की एक बार फिर से जांच की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसने कुछ भी कहीं निशान छोड़ तो नहीं दिया। हिमांशी ने आपको जो सीरम दिया वह काफी प्रभावी था। इससे आपके शरीर में छिपे दुष्प्रभावों से पूरी तरह छुटकारा मिल गया। ऐसा कहा जा रहा है कि जलन काफी गंभीर है। ऐसा लगता है जैसा आपका मांस काफी ठोस है। कोई भी अन्य मैजिशियन दर्द से बेहोश हो गया होता, बाई मई ने कहा। शायद मेरा शरीर प्रतिरोधी होता जा रहा है क्योंकि मैं पहले भी कई बार जल चुका हूँ, आदर्श ने अनुमान लगाया। शायद। शिक्षक बाई मई, क्या आप कृपया मेरे बेकार बुलाए गए समन बिष्ट का भी इलाज कर सकते हैं? वह भी घायल हो गया है। मैं पशु चिकित्सक नहीं हूँ, बाई मई ने अंधेरे चेहरे के साथ कहा। 10th रैंक हासिल करने के बाद आदर्श को लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे वह स्कूल के विजेताओं में से एक बन गया है। नया या पुराना, हर विद्यार्थी उसे पहचानता था। कुछ उससे दूर रहे, कुछ ने जानबूझकर उसके करीब आने के लिए उसकी चापलूसी की। पुराने छात्रों के बीच आदर्श को घमंडी और घमंडी बताया गया। नए छात्रों के बीच आदर्श का बहुत सम्मान किया जाता था और उन्हें लगभग अपना नेता माना जाता था। आखिरकार आदर्श उनके बैच का प्रतिनिधि था जिसने टॉप 10 में रैंक हासिल की थी। आमतौर पर नए छात्रों को पुराने छात्रों द्वारा चुना जाना काफी आम बात थी, चाहे वह नियमों से अवगत न होने के कारण हो या द्वंद्वों को संभालने के लिए पर्याप्त अनुभव न हो। उनके संसाधन भी छीन ले जाएंगे। हालांकि आदर्श की उपलब्धियों ने नए छात्रों को पूरी तरह से प्रेरित किया। छात्रों के बीच भी गुट थे, लेकिन आदर्श उनमें से किसी में भी शामिल नहीं हुए। इस प्रकार कई गुट आदर्श के लिए एक जैतून शाखा का आयोजन कर रहे थे। अपने लोगों को आदर्श को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करने के लिए भेज रहे थे। सौभाग्य से बहुत से गुट अच्छी तरह से जानते थे कि आदर्श का उनमें से किसी में भी शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। औसत लोगों ने बस उस पर ध्यान दिया, जबकि प्रतिष्ठित लोगों को पता था कि आदर्श रजावत परिवार की बेटी के साथ रजावत नहीं, समायरा के परिवार की बेटी के साथ रहता है। इस प्रकार उन्होंने उस पर अपना समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि शांतिपूर्ण दिन लंबे समय तक नहीं टिके। कुछ मजबूत गुटों ने आदर्श की ओर हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। किसी ने यह बताने का अवसर भी ले लिया कि आदर्श को आंतरिक रूप से उच्च स्तर द्वारा विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के लिए एक अस्थायी उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। इसने आदर्श को तुरंत एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में ला दिया। फायर स्कूल में टॉप 10 को मूल रूप से पूरे यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के टॉप 100 में स्थान दिया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के एक्सपर्ट इस बात से सहमत थे कि न्यू छात्र काफी प्रतिभाशाली था, फिर भी वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के टॉप 17 छात्रों की तुलना में अभी भी काफी दूर था। जो लोग विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के बारे में चिंतित थे, वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए उम्मीदवारों के पास मजबूत नेतृत्व होना चाहिए। यहाँ तक कि प्रत्येक एलिमेंट में टॉप 3 भी जगह नहीं बना सके तो एक नए छात्र को स्थान देने के योग्य क्यों था? उस लड़के ने अपने एलिमेंट स्कूल में केवल टॉप 10 में प्रवेश किया था। यह अनिश्चित था कि क्या उन्हें पूरे इक्विपमेंट में टॉप 100 में भी स्थान दिया गया था। फिर भी संस्थान में टॉप 10 में स्थान पाने वाले किसी भी छात्र को अनंतिम उम्मीदवार के रूप में नहीं चुना गया था। उन्हें चयनित होने का क्या अधिकार था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह जादुई शिक्षा विभाग के निदेशक का सच्चा बेटा हो? क्या आपने सुना है? विलन आदर्श एक अंतिम उम्मीदवार है। उन्हें विश्व कॉलेज टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए स्थान दिया गया है। स्कूल में तरह तरह के बच्चों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। बकवास। हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार सबसे मजबूत है, जिन्हें हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने और दुनिया के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी प्रसिद्ध संस्थानों में से चुना गया है। आइए इस बात का जिक्र भी ना करें कि आदर्श ने अभी अभी अपने एलिमेंट स्कूल में टॉप 10 में प्रवेश किया है। भले ही वह पूरे यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में टॉप 10 में हो या अन्य संस्थानों के टॉप 1 और 2 भी इस स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वह सूची में आने से बहुत दूर है।
मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन कहा गया था कि स्रोत विश्वसनीय है। विश्वसनीय स्रोत एक्सपर्ट वे है जिन पर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, स्कूल में खूब खबर फैलाई गई, हर कोई आदर्श की टॉप 10 में जगह बनाने की उपलब्धि पर चर्चा कर रहा था, लेकिन उनके वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के लिए अस्थायी उम्मीदवार होने की खबर ने पूरी तरह से इस बात को दबा दिया और उस पर वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट की ही बातें होने लगी। आदर्श शुरू में नए छात्रों और शिक्षकों द्वारा सम्मान किए जाने का आनंद ले रहा था, लेकिन जब यह खबर फैली तो उसे देखते ही हर छात्र की आंखें लाल हो गई, जैसे कि स्कूल में कोई प्लेग फैल गया हो। इतनी सारी चापलूसी से ऊपर खड़े होकर यह केवल समय की बात है जब तक आप गिरकर मर नहीं जाते। तुम्हारे जैसा आदमी एक अस्थायी उम्मीदवार है, यहाँ तक कि एक ही संस्थान के लोग भी आपको पीट सकते हैं। अन्य संस्थानों के एक्सपर्टों की तो बात ही छोड़िए। तो क्या वह अस्थायी उम्मीदवार है? वह मुझे सामान्य दिखता है। आदर्श अपने आसपास की आवाजों से पूरी तरह नाराज था। उसे उस व्यक्ति को ढूंढने की तीव्र इच्छा हुई जिसने समाचार लीक किया और उसे बकवास के अंदर धकेल दिया। हालांकि इससे यह भी पता चला कि यह स्थान सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण था। दोनों एक्सपर्ट जो इस स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और वे जो उससे ईर्ष्या कर रहे थे, भले ही इसमें जगह बनाने का कोई मौका नहीं था, उन्होंने विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के बारे में बहुत परवाह की। दूसरे विचार पर यह पूरी तरह समझ में आया। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट सभी 5 महाद्वीप के जादू संघों और दुनिया भर में मैजिक के सबसे प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। भले ही शिक्षक प्रत्येक देश के प्रदर्शन की आलोचना करने के लिए केवल टूर्नामेंट के नतीजे पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे, युवा मैजिशियन बेहद भावुक और प्रतिस्पर्धी थे, इसलिए हर साल विश्व कॉलेज टूर्नामेंट बेहद रोमांचक होता था, जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता था, मतलब पूरी दुनिया का। प्रसिद्ध परिवारों के शिष्यों ने अपने स्कूलों में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करने की भरपूर कोशिश की। फिर भी विश्व कॉलेज टूर्नामेंट में भाग लेना जितना महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। एक आरक्षित प्रतिभागी के रूप में भी प्रतिभागी जिस परिवार से था उसे अभी भी इससे बहुत लाभ होगा। आमतौर पर गुट केवल आदर्श पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करते थे क्योंकि उन्होंने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया था। हालांकि उनके अस्थायी उम्मीदवार होने की खबर सार्वजनिक होने के बाद आदर्श अचानक एक हॉट टॉपिक बन गया। प्रत्येक गुट उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने को उत्सुक थे, भले ही उन्होंने समाचार की वैधता की पुष्टि नहीं की थी। परिणाम स्वरूप स्कूल के लोग उससे ईर्ष्या करने लगे, लेकिन स्कूल के बाहर के गुट अपनी जैतून शाखाएं फैला रहे थे। इस बीच आदर्श की एकमात्र इच्छा एक शांत सुंदर आदमी बनने की थी। आदर्श को कुछ समय बाद ही पता चला कि मैजिक कोड के प्रमुख तांग जोंग उन अधिकारियों में से एक थे जिनके पास उम्मीदवारों के चयन में वोट था। भावना ने पहले ही आदर्श को कुछ उपहार के बारे में बताया था जो उसने उसके लिए तैयार किया था, जो केवल तथ्य था कि वह पहले से ही जानती थी कि उसके दादा आदर्श के चयन के लिए मतदान कर रहे हैं। तांग जोंग का मतलब यहाँ राजेश से है, जो कि भावना के दादाजी है। मिसेस भावना के कुछ हद तक संयोगवश मैजिक पैलेस से उम्मीदवारों के चयन में वोट देने वाला कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया था। इस प्रकार उसने अपना वोट काउंसिलमैन झूमेंग को दे दिया था। इस बीच एक काउंसिलमैन झूमिंग के रूप में एक हाथ वोट भी आ गया। परिणाम स्वरूप मैजिक पैलेस के प्रभारी व्यक्ति जिसने आदर्श ने कुछ बार डांटा था को 2 वोट मिले। मूलतः 4 वोटों वाले किसी भी छात्र के चयन की पुष्टि होने की बहुत अधिक संभावना थी। राजेश ने आदर्श को वोट दिया था और काउंसिलमैन झूमेंग, जिन्होंने काले सांप को मारने की अपनी गलती से खुद को छुड़ाने की इच्छा महसूस की थी, ने भी आदर्श को वोट दे दिए। 2 वोट दे दिए। परिणाम स्वरूप आदर्श, जिसके पास अब 3 वोट थे, मूल रूप से
एक अंतिम उम्मीदवार था। जब वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के लिए चयन होने वाला था, उन प्रसिद्ध संस्थानों के सभी टॉप छात्र एक स्थान के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तो कोई भी कल्पना कर सकता था कि जब उन्हें पता चला कि किसी को आंतरिक रूप से उम्मीदवार के रूप में चुना गया है तो उनके चेहरे पर कितने प्रफुल्लित भाव होंगे। उदाहरण के लिए रणबीर, जो फायर स्कूल की रैंकिंग में 25वें स्थान पर था, और कबीर, जो फायर स्कूल की रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर था, अभी भी अपना नामांकन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। कुछ दिन मेरे एपिसोड ना डालने का कारण है मुझे कुछ दिन आउट ऑफ माय हाउस रहना पड़ा, इसलिए तो सॉरी।